हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादीन चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात 8:30 बजे विद स्पेस की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे पॉइंट आपके सामने आते हैं और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं। और आपकी जीएस की एक बहुत बड़ा जीएस वाइड एरिया होता है, उसको देखते हुए जीएस की एक प्रैक्टिस क्लास जो मैं आपके सामने 8:30 बजे क्लास आती है, ये क्लास आपके लिए एक रामबाण क्लास, एक रीढ़ की हड्डी आपके लिए। और ये इस क्लास के द्वारा ही आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो। आप ये क्लास एक बड़े अपने आप में बहुत ही ब्रिलियंट क्लास है। अगर आपने प्रॉपर टॉपिक को पढ़ रखा है तो आपको विद स्पेस की क्लास पढ़ने में मेरे प्यारे बच्चों कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी परेशानी विद स्पेस में आती है जिन बच्चों का बेस अच्छा नहीं होता है। अगर बेस प्रॉपर टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं ऑफलाइन क्लास में, या दिशा की जो वेबसाइट बनी हुई है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें आपने प्रॉपर टॉपिक को पढ़ लिया है या आप उसमें पढ़ रहे हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद स्पेस की क्लास आपकी डेली एक क्लास ऐसी होती है जो एक तरीका से आपका डेली टेस्ट कराती है, डेली आपका एक टेस्ट कराती है और आपको ये एहसास दिलाती है कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप कितना आप क्वेश्चन को आप सही लगा रहे हो आप। तो देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास के साथ जुटिए और क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट इसमें आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। आज हम कुछ नवंबर के डे पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओनली नवंबर, क्योंकि 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर है, 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर है, तो नवंबर का डे आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए नवंबर के जो डे हैं, तो नवंबर के डे पर यहाँ चर्चा होती है। हो सकता है कि नवंबर का डे आपको एग्जाम में मिल जाए। मुझे जो आशंका लग रही है कि नवंबर का डे आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर लिखा 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनता है। मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, मुझे आपके आंसर का इंतजार है, बिल्कुल मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। 7 नवंबर को कौन सा डे मनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी जो जिम्मेदारी आप समझते हो, आप उस जिम्मेदारी के साथ 7 नवंबर का डे बताइए आप कि 7 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। लिखिए आप, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा रहे हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनता है 7 नवंबर को। और 9 नवंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या मनाते हैं? 9 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? मुझे आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार है आंसर का, तो लगाइए स्पीड के साथ। 9 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं है। आपके याद है तो आसान है, और मेरे प्यारे बच्चों याद नहीं है तो आपके लिए हार्ड है। जब कंफ्यूजन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी डेट को मनते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसी बात को मैं बार बार आपसे बोलता हूं। लिखिए आप, राष्ट्रीय विधिक दिवस मनता है, राष्ट्रीय विधिक दिवस मनता है, राष्ट्रीय विधिक दिवस मनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, राष्ट्रीय विधिक दिवस कौन सी डेट को मनता है? 9 नवंबर को मनता है। अब लगाइए मेरे प्यारे बच्चों आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ 11 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं। देखो दिवस का जो क्वेश्चन आएगा, दिवस आपसे 1 पूछे 2 पूछे, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे किसी भी प्यारे बच्चे का दिवस का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। बड़े शर्म की बात है अगर मेरा बच्चा डे के क्वेश्चन को वहां गलत करके आ रहा है और जीएस को बहुत तरीका से पढ़ रहा है और छोटा बेसिक क्वेश्चन दिवस याद नहीं है, तो वहां क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो बताने में भी शर्म लगती है कि किसको बताऊं कि दिवस गलत हो गया। क्लियर? तो मेरे प्यारे 11 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक और देखिए आप इसी में ही मेरे प्यारे, 14 नवंबर तो आप बता दोगे आप, 14 नवंबर में मेरे प्यारे कौन सा डे मनता है? बहुत मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा रहे हैं, बाल दिवस। बिल्कुल सही, बाल दिवस मनता है। और मेरे प्यारे विश्व मधुमेह दिवस भी मनता है, विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह बोले तो डायबिटीज, विश्व मधुमेह दिवस भी मेरे प्यारे कब मनता है? 14 नवंबर को मनता है। और डायबिटीज जो मधुमेह जो बीमारी है, मैंने आपको साइंस पढ़ा रखी है, तब मेरे प्यारे बच्चे बता सकते हो आप डायबिटीज जो बीमारी है वो कौन से हार्मोन्स की कमी से होती है। अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हो आप।
चलिए आप डायबिटीज बीमारी बहुत मेरे पैर से लगा रहे हैं। डायबिटीज बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है और इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी के अंदर ही बनता है। कौन सी ग्रंथि उसे बनाती है? पैनक्रियास ग्रंथि उसे बनाती है। कहीं भी मैं आपको क्वेश्चन में, कहीं भी जीएस के अंदर मैं आपको क्वेश्चन को भूलने नहीं दूंगा अगर आप मेरे दिशा के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए आप। मैंने आपको 4-5 महीने का आप एनालिसिस करना, देखना अपनी वीडियो के अंदर, जितनी भी वीडियो मैंने आपको लिखवाई, जितना आपने अपना रजिस्टर भर रहा है, तब मेरे प्यारे बच्चों आपका पेपर गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ऊंचाई तक, बहुत आगे लेवल तक पहुंचा चुका हूं जीएस के अंदर, जिन्होंने सीरियसली क्लास को ज्वाइन किया है। अब जिन्होंने सीरियसली क्लास को ज्वाइन नहीं किया है और ऐसे ही अपनी मस्ती में है कि कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, अभी तो फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आ गए तो अभी फिजिकल उसके एडमिट कार्ड नहीं आए, या ऑफलाइन क्लास कब खुलेंगी, तब मेरे प्यार से जो बच्चे ऐसे सोचते हैं या आगे का टाइम रख देते हैं, नेक्स्ट डेट रख देते हैं, उनका कुछ नहीं होना। क्लियर? देखिए आप, विश्व मधुमेह दिवस कब मनता है? 14 नवंबर को मनता है। अभी क्वेश्चन था कि इंसुलिन जो हार्मोन्स है बॉडी के अंदर कौन सी ग्लैंड बनाती है? पैनक्रियास ग्लैंड बनाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। और इंसुलिन हार्मोन्स का बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना होता है, ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। एक बार में कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोल दिए, तो मेरे प्यार से एक बार में इतने सारे क्वेश्चन कोई भी आपके लिए नहीं बोल सकता। मैं दावा करता हूं इतने क्वेश्चन आपके लिए कोई नहीं बोल सकता, ना बोल सकता, ना लिखवा सकता, ना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ सकता। ये मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस देता हूं। आप कहीं भी किसी को भी वॉच कर लेना, इतने तरीका से एक बार में इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं बता सकता, नहीं पॉइंट को पॉइंट में कनेक्ट कर सकता। बहुत बड़ी बात है, मेहनत करनी पड़ती है, पूरा एक एक कंटेंट आपके लिए निकालना पड़ता है, तब मेरे प्यार से आप उसकी वैल्यू को समझिए और देखिए आप कहां, किस प्लेटफॉर्म पर आपको कौन सा कंटेंट मिल रहा है। हवा में मत रहिए आप, भेड़ चाल नहीं, भेड़ चाल जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हो आप। पता जब चलेगा जब आप दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, रियली में आपको उस दिन पता चलेगा। उस दिन आपको मेरी याद आएगी कि रियली में सर ने हमसे क्या बोला था और हम उस बात की, उस सर की अहमियत को नहीं समझ पाए, उनकी उस नजाकत को नहीं समझ। उन्होंने समय की नजाकत के लिए हमको क्या बोला कि धैर्य बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर 10-12 घंटे रखिए और ज्यादा माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं, ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जिस मेथड से आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे थे, आप उसी मेथड से पढ़िए। आप, मैंने बिल्कुल आपसे सही बोला है, ये बात आपको समझ में आएगी नवंबर के बाद। मेरे प्यार से देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने। चलिए आप बढ़िया पॉइंट आपके लिए लिखिए आप मेरे पैसे। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनता है? बहुत सारे बच्चे तो देख रहे डे लिखवा रहे हैं, चलो ठीक है, डे पूरे हो जाएंगे तब मैं ज्वाइन कर लूंगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी है, ज्यादा बिजी है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनता है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनता है। मतलब डे से नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मतलब है कि आप क्लास को जब ज्वाइन कर रहे हो आप, तो कौन सा पॉइंट कहां पर मिल जाए, ये उसके लिए आपको बिल्कुल वेट करना चाहिए, इंतजार में रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, कौन सी मेरी बात आपको लग जाए कि आज से हमें पढ़ना है, तो दिवस में भी वो बात आ सकती है, दिवस में भी मैं पॉइंट जोड़ सकता हूं, बता सकता हूं। तब मेरे प्यारे बच्चों आप धैर्य बनाकर रखिए। आप देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट 19 नवंबर। अभी 19 नवंबर को मेरे प्यारे बता सकते हो, मैंने आपको कल भी ये बताया है। 19 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? 19 नवंबर को मेरे प्यारे कौन सा दिवस मनता है? आप लगा सकते हैं विश्व शौचालय दिवस। इसकी इंपोर्टेंट की पावर भी बहुत ज्यादा है। विश्व शौचालय दिवस मनता है 19 नवंबर को मनता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? विश्व टेलीविजन दिवस मनता है। 21 नवंबर को मेरे प्यारे कौन सा दिवस मनता है? टेलीविजन दिवस मनता है, टेलीविजन दिवस मनता है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन की खोज किसने की है? जे.एल. बेयर्ड। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड। तो मेरे प्याचो एक और लिखिए, बड़ा अच्छा कंटेंट इसमें आएगा मेरे प्याचो। देखिए 25 नवंबर, यूपी पुलिस में भी 25 नवंबर आपसे पूछा गया। 25 नवंबर मेरे प्याचो देखिए, 25 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? 25 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? तो मेरे प्याचो आप लिख सकते हो आप महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। दिल्ली पुलिस में पूछा, सॉरी यूपी पुलिस में आपसे पूछा गया था। अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस।
तब मेरे प्यारे बच्चों अब आपके लिए एक और गुड न्यूज इसमें आएगी। अब आने वाले टाइम में भर्तियां बहुत ज्यादा आएंगी। यही आपके यूपी के अंदर भी बहुत सारे पद, कई लाख पद खाली पड़े हुए हैं। यूपी के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, आपकी फोर्स की भी आएंगी और जो आपके सिविल डिपार्टमेंट है उनकी बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और सीएम, जो वर्तमान सीएम है, उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है कि यूपी से जो रोजगार है, यूपी को बहुत रोजगार देना है, तो उनका भी पूरा मन है। और बाकी आपकी बहुत सारी वैकेंसी अब आने वाली हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समय लग सकता है, बट वैकेंसियां 100% आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी मिलेंगी। अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आप कोई भी स्टूडेंट अपने आप में नेगेटिव ना हो कि वैकेंसी नहीं आ रही है या वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे भरी जा रही है, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल सरकार बिल्कुल इसमें प्रतिबद्ध है, बिल्कुल प्रतिबद्ध है और बिल्कुल वैकेंसी आने वाली है। 2 या 3 महीने में आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं और वैकेंसी 100% आने वाली है। क्लियर? अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, 10-12 घंटे की स्टडी करते रहें, जिसके लिए भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। आप चाहे आप सिविल के लिए कर रहे हो, आप चाहे किसी फोर्स के लिए या टीचिंग के लिए कर रहे हो, आप तो बिल्कुल मन बनाकर अच्छे से बैठे रहिए आप और सही समय का इंतजार कीजिए और बढ़िया पढ़िए। आप जब बुरी परिस्थिति है तब ज्यादा मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप वैकेंसी का ही इंतजार करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और जो भी आप फॉर्म भरोगे वो आपका पास हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, 26 नवंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संविधान दिवस मनता है। क्या मनता है? अब संविधान दिवस मनता है। और संविधान दिवस कौन सी सन से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है। 2015 से पहले क्या मनता था? 2015 से मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विधि दिवस मनता था। एक पॉइंट को जब मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं तो ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, नया कहीं कुछ नहीं है। क्लियर? नया कहीं कुछ नहीं है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बहुत बढ़िया कंटेंट, दिवस आपके पूरे हो गए हैं। जो नवंबर के मैंने आपको लिखवाए थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस थे। अब बाकी और जो दिवस नहीं पढ़ना चाहते हैं अब आ जाएं क्लास के साथ। क्लियर? देखिए आप मेरे प्यारे, बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने। देखिए आप मेरे प्यारे, लिखिए आप, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ज्यादा स्पीड बढ़ाता हूं तो आप बोलते हो ज्यादा स्पीड है, स्लो पढ़ाता हूं तो मेरे प्यारे आप सोचते हैं कि क्लास में आज जान नहीं है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? त्रिपिटक है। अब इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? 3 ग्रंथ त्रिपिटक के कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिखें। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। लिखिए आप, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना, जिस दिन आप मुझसे सीरियसली होकर 6-8 महीने मुझसे पढ़ के जा रहे हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चे आप कहीं पर भी ज्वाइन होते हो, आप पर पैसे देते हो, आप वहां पर आप बाद में आपको यही पछताना होगा कि पैसे भी गलत दिए। ये तो ऑलरेडी पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, सारे सब्जेक्ट मैंने बना रखे हैं। कहाँ मेरी बुद्धि खराब हुई, मैंने यहाँ इतने सारे पैसे उठाकर रख दिए हैं। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कमी कहाँ रहती है? आपके पास सारे कंटेंट है, बस कमी रहती है आपकी लापरवाही की। आपको कब कोई बहकाता है? आप बच्चा जब माइंड डाइवर्ट होता है, जब बच्चों को बहकाया जाता है, जो बच्चा घर पढ़ता नहीं है, जो 10-12 घंटे की स्टडी करता है और सब कुछ कंटेंट उसके पता है, तो वो बच्चा किसी के बहकाई में नहीं आता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। क्लियर? तब मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, जिनको डर बहुत ज्यादा लगता है, वो हमेशा माइंड डाइवर्ट में रहते हैं और हमेशा जिसने जैसे बोल दिया कानों के कच्चे होते हैं और ऐसे ही दौड़ लगा लेते हैं। अच्छा वहां पर ऐसे बुक मिल रही है, ये मिल रहा है, ये नोट्स मिल रहा है, तो तुरंत वहां इस तरह से ज्वाइन हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने जीवन आपका है, भविष्य आपका है, थोड़ा सा आप समझिए और 10-12 घंटे की स्टडी करिए और उसके बाद कुछ सोचिए कि हाँ अब कुछ जरूरत है किसी के पास जाने की या किसी की बात मानने की। तब मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करोगे तो आपको जीवन में कोई बहका नहीं सकता। क्लियर? बहकता वो बच्चा है जिसका ज्ञान अधूरा रहता है और जो बिल्कुल ज्यादा लापरवाही में रहता है, उसे कैसे भी बहका लो, कैसे भी उसे पढ़ा लो आप। क्लियर? देखिए आप, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मैंने आपको बताया त्रिपिटक। किसी बुक में चले जाओ यही रखा मिलेगा, इसका नाम नहीं बदलेगा कहीं भी जाकर, यही रहना है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक।
अभिधम पिटक मेरे प्याचो, ये 3 ग्रंथ हैं। अब यहां पर आपको देखना है कि इन तीनों ग्रंथों में किस किस का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको लिखना है। बुद्ध के धार्मिक विचार इसमें लिखे हुए हैं, लिखिए आप, गौतम बुद्ध के धार्मिक विचार, बुद्ध के धार्मिक विचार कौन से ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तब मेरे प्यारे क्या बताओगे, सुत्त पिटक में और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम लिखे हुए हैं। बौद्ध संघ के नियम इसमें आते हैं, बौद्ध संघ के नियम इसमें आते हैं मेरे प्यारे, नोट करें। अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है, बौद्ध दर्शन लिखा हुआ है मेरे प्यारे, बौद्ध दर्शन लिखा हुआ है, बौद्ध दर्शन लिखा हुआ है। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना ये था मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी मैं आपको करा रहा हूं आप इसे अच्छे से करें और इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। मैं आपके लिए हार्ड क्वेश्चन भी लेकर आता हूं और मैं आपके लिए इतना आसान क्वेश्चन भी लेकर आता हूं और उसको फिर मैं कनेक्ट भी करता हूं। क्लियर? यही दिशा प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देखिए आप, चलिए आप मेरे पैर से लिखिए आप, यजुर्वेद, आपने इस वेद का नाम सुना होगा, यजुर्वेद वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लिख सकते हैं आप, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा भी रहे हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, लिखिए आप, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, और दूसरा इसका कौन सा है, ऐत्रेय। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, दोनों किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। और मेरे प्यारे ऋग्वेद के कौन से हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय और कोशितकी। ऐत्रेय लिखिए आप, ऐत्रेय व कोशितकी, 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। कोशितकी मेरे प्यारे, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, और भी पॉइंट आपके सामने लिख सकते हो आप। अभी जब 4 वेद की बात चल रही है तो चारों वेदों को ही खत्म करिए आप। इसमें लिखिए, नेक्स्ट लिखोगे आप सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश है, पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। देखो यहां पर क्वेश्चन सिर्फ सीधा है, अगर आपसे मैं पूछ लूं, एक क्वेश्चन समझना आप, आप ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि गोपथ कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे, अथर्ववेद। या अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, 4 ऑप्शन आए, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप, गोपथ। क्लियर? सिर्फ आपको इतना इसमें पढ़ना है, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, मैं इसको रफ करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बढ़िया कंटेंट आएगा आपके सामने, बढ़िया कंटेंट एकदम। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखिए आप, अनुचुंबकीय प्रकृति किस किस की होती है, सिर्फ मैंने आपसे पूछ लिया है, पहले भी मैंने आपको पॉइंट कई बार लिखवाया है, अगर जिन मेरे प्यारे बच्चों ने वेद एक्सप्रेस की क्लास को पढ़ा है। अनुचुंबकीय प्रकृति किस किस के अंदर होती है, उनके उदाहरण क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति के आपको एग्जाम्पल बताने हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में अनुचुंबकीय प्रकृति के उदाहरण बताइए, कौन कौन से उदाहरण आते हैं। ऑक्सीजन आता है, प्लेटिनम आता है, ऑक्सीजन प्लेटिनम, ये दोनों किसके उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय प्रकृति के उदाहरण है। आप और भी इसमें लिख सकते हो, सोडियम लिख सकते हो, एल्युमिनियम लिख सकते हो आप, Mn लिख सकते हो आप, एल्युमिनियम भी लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये सब किसके उदाहरण है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के उदाहरण है। पोटेशियम भी मेरे प्यारे इसमें आता है, आप फॉर एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो आप। अब आपने अनुचुंबकीय के लिखे तो धातु चुंबक के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए आप, धातु चुंबक कौन कौन सी होती हैं, जब धातु चुंबक कौन कौन सी होती हैं, तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। एक तो आप जनरली लगा दोगे आप, लोहा निकिल कोबाल्ट, 3 होते हैं, लोहा निकिल कोबाल्ट, ये तीनों इसमें लिखोगे आप। अब आपका बच गया एक कौन सा, अचुंबकीय। अचुंबकीय का उदाहरण तांबा है, अचुंबकीय में आप तांबा भी लिख सकते हो, अचुंबकीय
अगर आपको इतने भी इनके उदाहरण याद हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपका हेमेर नहीं का जो क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एग्जाम में रखता है। अगर आपके इतने भी याद हैं तो आप मेरे प्यारे बच्चों लॉजिकली भी क्वेश्चन को पकड़ जाओगे, आपका क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट, आपको पढ़ के जाना है, स्मार्ट वर्क है, क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है। क्लियर, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि इनमें कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, प्रकृति नहीं है, या कौन सा अचुंबकीय है, कौन सा अचुंबकीय नहीं है। अगर आपके इतने भी उदाहरण याद हैं तो आपका गलत नहीं होगा, चाहे किसी का गलत हो या ना हो, आपका गलत नहीं होगा। क्लियर, नोट करें आप इस अच्छे से। आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप मेरे पास, जो चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय जो सुई होती है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, किस तरफ संकेत करती है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा सदाबहार क्वेश्चन है और एग्जाम में रखे ही मिलते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं मिलती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो मेरे पैचो आपका आंसर क्या आएगा। बहुत बच्चे अपने टाइपिंग में इसका आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, गलत भी लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं सही लगा रहे हैं, गलत भी लगा रहे हैं। और चुंबक किस तरफ संकेत करती है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। जब चुंबक संकेत किस तरफ करती है, कौन सी डायरेक्शन में इंडिकेट करती है, तो दोनों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों में बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जिनका टॉपिक पढ़ा, प्रॉपर तरीका से टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं होता है, वहां ऐसे क्वेश्चन को बच्चे गलत कर जाते हैं। क्लियर, तो इसमें अगर ये आया तो मेरे पैचो लिखोगे आप, क्या लिखोगे, उत्तर से, क्या लिखोगे, उत्तर की तरफ इंडिकेट करती है। और चुंबक में उत्तर से दक्षिण लिखोगे आप, उत्तर से दक्षिण, ऐसे न बोलते हैं, एनएस बोलते हैं मेरे प्यार चो। आप देखिए आप, उत्तर से दक्षिण, और ये आपका नॉर्थ। क्लियर, तो मेरे प्यार चो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। एक क्वेश्चन देखो आप, बढ़िया सदाबहार क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछ ली दिल्ली पुलिस, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी में आपको अच्छे से लिखवाया जाएगा, बढ़िया तरीका से, प्रॉपर तरीका से टॉपिक चल रहे हैं ज्योग्राफी के। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां पर चल रही है, खत्म होने वाली है, 2 दिन 3 दिन में ज्योग्राफी खत्म। उसके बाद आपकी इंडिया ज्योग्राफी, वो भी बहुत स्पीड के साथ खत्म हो रही है, विद डायग्राम खत्म हो रही है। उसके बाद आपका फिजिक्स चलेगी, फिर केमिस्ट्री, उसके फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी उनकी, और संविधान, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, सब वीडियो आपको वहां पर दिखाई देंगे। और उनकी प्रैक्टिस क्लास भी उनकी अलग होगी, जिन्होंने दिशा की वेबसाइट को ज्वाइन कर रखा है। क्लियर, हमारा टारगेट जो दिशा की वेबसाइट दिल्ली पुलिस का जो टारगेट, कोर्स का जो टारगेट है, वो बहुत स्पीड के साथ टारगेट है। नवंबर के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जितना टाइम बचेगा उसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस होगी, 100 क्वेश्चन की वहां दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। देखिए आप मेरे प्यार चो, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, उसको बताना आप, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ मिली हुई है। स्थलीय सीमा कौन से देश से मिली हुई है, कौन से देश के साथ मिली हुई है, देश के साथ मिली हुई है। वो कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से सबसे ज्यादा लगी है। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बहुत स्पीड से लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल लगाइए आप कमेंट बॉक्स में, काफी बहुत अच्छे टाइपिंग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे ज्यादा लगी हुई है, 4096 किलोमीटर है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 4096 किलोमीटर है। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अब एक यहां पर अभी सिर्फ हम 1800 ईस्वी का डिस्कस करेंगे इतिहास के अंदर। 1800 में कौन कौन सी सनों में कौन सा गठन हुआ, किसका गठन हुआ, क्या चला क्या नहीं चला, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा एक्ट आया। ओनली एक 100 वर्ष के इतिहास की सन देखेंगे हम, ओनली 100 वर्ष के इतिहास की सन देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े से समय में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, तो ज़्यादा समय आप भी नहीं लोगे इसमें, और ज़्यादा समय मुझे भी आपको इसे पढ़ाने में नहीं लगेगा। क्लियर, तो मेरे प्यारे देखना आप, थोड़ा सा धैर्य रखना आप याद है तो आंसर जरूर बताना आप।
अब मैंने 1800 की बात करी है तो 1813 से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, तो 1813 में कोई भी एक पॉइंट आपके याद हो तो मेरे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये एक्सप्रेस क्लास है, रिवाइज क्लास है, एहसास क्लास है, एनालिसिस क्लास है, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। तो आप कितना यहाँ पर अपना दम भर के लगा रहे हो आप, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को छोड़कर न जाएं और जो भी सामना है उसको लगाएं, उसका ऑपरेशन करें कि इसमें ये है सर जी। क्लियर? पूरे विश्वास के साथ, पूरे जुनून के साथ। 1813 का क्या है? चार्टर एक्ट आया था। 1813 का क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? चार्टर एक्ट था। क्या था? चार्टर एक्ट। अब इसमें एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक पॉइंट बताकर छोड़ देना है कि शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च, शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित, खर्च करने का प्रस्ताव पारित। मेरे प्यारे आप इसको नोट कर सकते हैं, बढ़िया कंटेंट आपके सामने। एक साथ 1800 का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया 1820 में एक बुक आई थी, राजा राम मोहन राय ने एक बुक लिखी थी, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो बुक का नाम बड़ा भी है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। इसके राइटर कौन थे? राजा राम मोहन राय। कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं है मेरे प्यारे, आप इसको नोट करें स्पीड के साथ। चलिए, आप बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपने नोट कर लिया होगा, आपने पहले भी ये सब पढ़ रखा है, तो स्पीड के साथ थोड़ा सा चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? 1825 और 1828 को एक साथ लेते हैं, 1829 को एक साथ ले लेते हैं और 1835 इसमें और जोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे ये 4 सन मैंने आपके सामने लिखी है। 1800 की सन की बात होंगी और किसी 1900 की सन की कोई बात आगे नहीं होगी। सिर्फ 1800 के बाद की जो सन है सिर्फ उन पर ही चर्चा होगी। आप स्पीड के साथ इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सन में ये बात है। 1828 में जो पॉइंट आप लिखते हो, जो याद करते हो, उससे अलग कुछ और पूछा भी नहीं जाता है और कुछ और होता भी नहीं है। क्लियर? तो मेरे प्यारे आप 1825 की बात करो, जो अगर 25 से कभी क्वेश्चन आएगा, कभी एग्जाम में 25 से क्वेश्चन आएगा तो वेदांत कॉलेज आएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन सी सन में है? 1825 में है। और किसने इस कॉलेज की स्थापना की है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा है। अगर 28 में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो मेरे प्यारे वही एक सदाबहार क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, जीएस के सब्जेक्ट बहुत होते हैं। ऐसे नहीं 28 में आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा, कुछ और कोई ऐसी घटना पूछ ली, नहीं पूछेगा। क्यों? कभी ऐसे पूछता भी नहीं है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना है। ब्रह्म समाज की स्थापना। मैं सिर्फ आपको यहां पर आईना दिखा रहा हूं, आपको एहसास दिला रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं कि इस तरीका से क्वेश्चन आते हैं। 28 में ना आलतू फालतू की कुछ और याद करो आप, आलतू फालतू आपको भी बुक में नहीं मिलेगा। 28 के बारे में इसमें ही ज्यादा जिक्र होगा। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना है और स्थापना करने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे प्यारे से टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं और बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है। कुछ बात मेरी आपको कड़वी जरूर लगती है, बिल्कुल सत्य है, मुझे भी लगता है कि मैंने कुछ आज गलत बोल दिया है, तो लेकिन वो कड़वी बात जरूर है, लेकिन वो आपके लिए है, कि आपके जीवन के लिए है, आपके भविष्य के लिए, कि आप थोड़ा सा सुधर जाइए और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाइए, जिससे कि आपका कैरियर बने, आपके घर का चूल्हा चले और आप जीवन में सफल हो जाओ। क्लियर? मुझे और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि आपका सिलेक्शन। मुझे चाहिए तो दिशा प्लेटफॉर्म को सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, और दिशा प्लेटफॉर्म पहले से ही सिलेक्शन का भूखा रहा है, किसी और चीज की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए तो सिर्फ आपका सिलेक्शन ही चाहिए। क्लियर? 1828 ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन राय। 1829 सती प्रथा पर प्रतिबंध। लिखिए आप मेरे प्यारे, सती प्रथा पर प्रतिबंध। परीक्षा को मैं आपके लिए हार्ड नहीं करता हूं, बहुत आसान करता हूं, बार बार एक एक पॉइंट को दोबारा से लाकर। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया। और सहायता किसकी थी? राजा राम मोहन राय। जो बच्चा समझ गया कि एनालिसिस दिशा के प्लेटफॉर्म पर ही सब कुछ है, तो वो जो बच्चा बहुत पारदर्शी होता है, कुछ बच्चे बहुत ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी होते हैं, तो एक बार में भाग जाते हैं कि कहां पर हमें कितना कंटेंट मिलेगा, कहां से हमें सब्जेक्ट से बाहर निकाला जा सकता है, कहां से हमें सब्जेक्ट को पूरे को अच्छे से कराया जा सकता है। बहुत बच्चे पारदर्शी होते हैं
कि पढ़ना है तो आपसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना ही नहीं है। क्लियर। 1835 आप वेट करते रहेंगे बट पढ़ेंगे आपसे ही। 1835 में लॉर्ड मैकाले पद्धति, लॉर्ड मैकाले पद्धति, लॉर्ड मैकाले पद्धति शिक्षा पद्धति है। तो पहली बात शिक्षा का माध्यम क्या रख दिया? अंग्रेजी रख दिया। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी कौन बने? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लिख लो आप, अलग से भी पहले लिखवा दिया है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए मैं अब इनको रब करता हूं। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखोगे आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने, बहुत सारे क्वेश्चन है। 1800 के क्वेश्चन नहीं है, इनसे अलग भी और क्वेश्चन मुझे कराने हैं। क्लियर। 1835 तक लिखा। इसके बाद देखिए 43, किसी मेरे प्यारे बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो लिखवाया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों को इतना एहसास, एकदम इतनी स्पीड, इतना मॉरल उनका हाई हो गया है, सन देखते नहीं उनको सब कुछ याद आ रहा है। मुझे सिर्फ यही खुशी है कि मेरे प्यारे बच्चों को सन देखते नहीं कुछ ना कुछ पॉइंट एकदम याद आ गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन टॉपिकों को 50 बार पढ़ चुके हैं। 40-50 बार, 100 बार भी ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें 100 बार भी रिवाइज कर लिया है। जैसे ही उनके सामने परीक्षा आएगी वो परीक्षा को 100% पास कर देंगे। और इस क्लास के अंदर वो बच्चे भी बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी परीक्षा को पास कर चुके हैं और जॉब लग चुकी है, जॉब पर कार्यरत भी हैं और जॉब पर जाने वाले भी हैं। ऐसे बच्चे क्लास के अंदर या इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल वो क्लास के साथ बने रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर धैर्य है, उन्हें पता है कि कहां से कौन सा कंटेंट मिलेगा। वो इसीलिए लगे हुए हैं कि वो बहुत पारदर्शी हैं। क्लियर। उनको पता है कि कहां से हमारी नैया पार हो सकती है। 1843 दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त। दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त। दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में? 43 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। 1848 में सतारा को हड़प लिया, सतारा को हड़पा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख किसने हड़पा? लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा। लॉर्ड डलहौजी की कैसी नीति? हड़पने की नीति। राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नीति, डॉक्ट्राइन लैप्स, व्यापक सिद्धांत, राज्य अपहरण नीति किसकी रही है? लॉर्ड डलहौजी की रही है। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कौन से प्रांत को हड़प लिया? सबसे पहले कौन से राज्य को हड़पा? सतारा को हड़पा। ये क्वेश्चन टेक्निकल सिविल में बहुत आता है, दिल्ली पुलिस एसएससी ले रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप वहां पर भी आपको दिखाई दे सकता है। 1853 में पहली बार रेल चली। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने सारे क्वेश्चनों के आंसर लगा दिए। पहली बार रेल की शुरुआत 1853 में हुई है लॉर्ड डलहौजी के समय, और थाने से बंबई 34 किलोमीटर। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच मेरे प्यारे बच्चों, चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा समिति, अपना में एक शिक्षा समिति है जिसमें महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जिसमें महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अगर नोट कर रखा है तो सिर्फ मेरी आवाज को सुने और आगे बढ़ें। देखिए आप 1855, 56, 1857, 1858, 1859, 60। तो वो मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली की वेबसाइट पर पूरे इतिहास को पढ़ लिया है वो टाइपिंग स्पीड के साथ लगाएं, क्योंकि उनका पूरा इतिहास कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने ऑफलाइन में पहले इतिहास पढ़ रखा है तो मेरे प्यारे वो भी स्पीड के साथ लगाएं। जिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे जो नादान हैं, जो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ पाए और साइट भी ज्वाइन नहीं कर पाए, दिशा की साइट को भी ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो मेरा सिर्फ उनसे अनुरोध है कि वो तो साइट को ज्वाइन करें या ऑफलाइन क्लास में आए। क्लियर। तो कंटेंट प्रॉपर टॉपिक आपको वहां मिलेगा। और ये बिल्कुल जैसे मैं सन लिख रहा हूं, बहुत स्पीड के साथ आप भी ऐसे ही टाइपिंग कर सकते हो। आप कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा जब आप अपने कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हो। आप 55-56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया। लॉर्ड कैनिंग। सहायता किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 57 में क्या है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत। 57 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह की शुरुआत कहां से है? मेरठ से है। विद्रोह की शुरुआत आपसे पूछ ली जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? 10 मई 1857। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लगाओगे, इतनी स्पीड के साथ लगाओगे और परीक्षा को पास कर जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। 1858 का अधिनियम आया। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया।
गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। तब मेरे प्यारे बच्चों बता सकते हो आप भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। 57 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल। 1858 के अधिनियम में उसको क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का प्रथम ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय कौन बना? यानी कि लॉर्ड कैनिंग बना। लॉर्ड कैनिंग बना। 1859-60 में कौन सा विद्रोह हो गया? कल भी 3 दिन से लगातार एक क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, नील विद्रोह। दोबारा से ले आया हूं मैं आपके सामने नील विद्रोह। जब नील विद्रोह की खेती पर विद्रोह हुआ तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तब मेरे प्यारे आप इसको नोट करें, सिर्फ रिवाइज क्लास है, सब कुछ आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल सकते हैं। बढ़िया कंटेंट देखिए आप, मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं 1800 से भी अलग भी, वो भी आपको आज ही करने हैं। देखिए आप मेरे बैचो, आप नेक्स्ट 1872 देखिए आप, 75 देखिए आप मेरे पैचो, 1881 82 आप मुझे बता दोगे आप मेरे पैचो, 81 82 भी आप बता सकते हो आप, 1881 बता सकते हो आप, 82 बता सकते हो आप, 1800 मेरे पैचो आप 1884 बता सकते हो, 1885 आप बता सकते हो। कुछ सन मैंने आपको बहुत स्पीड के साथ लिखे हैं क्योंकि सिर्फ 1800 की सन पे डिस्कस होगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना आप। 1872 में पहली बार जनगणना, सिर्फ हिंट दूंगा, पूरा प्रॉपर तरीका से नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रॉपर तरीका से क्लास के अंदर नहीं होता है, इस वेद एक्सप्रेस की क्लास में नहीं होता है। कब होता है? जब आप साइट पर जाओगे या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ोगे आप, कि यूट्यूब पर इतना टाइम नहीं होता कि एक टॉपिक को, सब्जेक्ट को प्रॉपर करा दिया जाए, कोई नहीं कराता है, क्लियर? टाइम इतना नहीं होता। 1872 में पहली बार जनगणना, 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय। 1875 में मेरे पैसे 3 पॉइंट आएंगे, 1875 में 3 पॉइंट आएंगे। आर्य समाज की स्थापना हुई है, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना हुई है, अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना मेरे पैसे, अलीगढ़ कॉलेज में 1875। आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी मेरे पैर, थियोसोफिकल सोसाइटी। मैं आपको इन सनों में ही पूरे इतिहास को तैयार करा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतिहास कितनी जल्दी तैयार हो गया। क्लियर? देखिए आप 1881 में क्या हुआ? नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना, रेगुलर 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुई है मेरे प्यारे बच्चों? 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुई है? 1881 में हुई है। 1882 में क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हो कमेंट में स्पीड ज्यादा है, बिल्कुल स्पीड ज्यादा है, मुझे और भी कुछ कराना है कि विद एक्सप्रेस की क्लास है, इसमें आपको एक्सप्रेस के साथ ही पढ़ना है और आपको कंटेंट पढ़ के आना पड़ेगा। साइट पर पढ़िए आप या ऑफलाइन में पढ़िए आप मेरे प्यार से, देखिए आप बढ़िया कंटेंट आपके साथ। 1893 लिखोगे आप, 1893, 1897 और 1898, ये 3 सन, सॉरी अभी आपकी 1884 मेरे पैर से 84 और 85 रह गई हैं। 1884-85 बहुत मेरे पैर से लगा रहे हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में है और किसके द्वारा है मेरे प्यारे बच्चों? एओ हुम के द्वारा है, एलन ऑक्टेवियन हुम। आपके यूपी पुलिस में भी आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, उसी का नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी कौन कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एलन ऑक्टेवियन हुम कहलाएगा। आईएनसी की स्थापना कहां पर हुई है? बंबई में हुई है। 28 दिसंबर 1885 बंबई के तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और उस टाइम कितने इसमें मेंबर थे? 72 मेंबर इसमें थे। जब पार्टी बनी थी टोटल मेंबर कितने थे? 72 थे। और कांग्रेस पार्टी किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। और इसके जो शुरू के अधिवेशन हुए, मैंने आपको कई बार एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, बक्कम इबक्कन। जिन बच्चों को ये शॉर्ट ट्रिक याद है वो इनके अधिवेशन बता सकता है कि बंबई में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, ये इलाहाबाद में है, ये बंबई में है। क्लियर? तो मेरे प्यारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए, बढ़िया कंटेंट है, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है। देखिए आप 1893 में क्या हुआ? सॉरी
1893 की बात कर रहे हो आप, तो विश्व धर्म सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? विश्व धर्म सम्मेलन। प्रैक्टिस क्लास चल रही है, घबराने की बिल्कुल भी किसी को कोई जरूरत नहीं है। विश्व धर्म सम्मेलन कौन सी सन में हुआ? 1893 में हुआ। और कहां पर हुआ? शिकागो में हुआ। और किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया। कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, सब कुछ फिक्स है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना मेरे प्यारे कौन से सन में? 97 में है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पर विवेकानंद जी ने कौन सा एक मिशन बनाया? रामकृष्ण मिशन। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया मेरे प्यारे जो, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन भी आया, आप प्रीवियस सेट में देख सकते हो आप। 1897 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में किसने बनाया है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में किसने बनाया? एनी बेसेंट ने बनाया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में किसने बनाया? एनी बेसेंट ने बनाया। तो मेरे उन प्यारे बच्चों की क्लास है जो मेरे प्यारे बच्चे थोड़े से मॉरल में डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, पढ़ सब कुछ रखा है, उनके लिए मैं एक क्लास लेकर आता हूं जिनका मॉरल हाई रहे, उनको लगे कि हमारे सब कुछ याद है, सब एक बार में इतनी सन रिवाइज हो गई है, अब हमें कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप मेरे प्यारे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आप बढ़िया कंटेंट, बिल्कुल आप कमेंट कर रहे हैं, आप थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, बिल्कुल स्पीड ज़्यादा है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ आपकी बात है, स्पीड ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्रेस की क्लास है, बहुत सारे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे आप उस चीज़ को बिल्कुल ऐतराज़ ना करें कि स्पीड ज़्यादा है, स्पीड बिल्कुल ज़्यादा है। लिखिए आप, दूध सागर झरना। अगर मैं आपकी स्पीड नहीं बढ़वाऊंगा, आपकी पढ़ने की क्षमता नहीं बढ़वाऊंगा, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूध सागर झरना, दूध सागर झरना, दूध सागर झरना भारत के कौन से राज्यों पर है? कौन से 2 राज्यों की सीमा पर है? अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अब मैं यहाँ स्लो हो गया हूं, अब बता दो आप। दूध सागर झरना भारत के कौन से 2 राज्यों की सीमाओं पर है? क्लियर? तो मेरे प्यार से लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ लगा सकते हैं आप। दूध सागर झरना कहां पर है? बहुत मेरे प्यार से लगा रहे हैं, कर्नाटक व गोवा की सीमा पर है। कर्नाटक व गोवा की सीमा पर है, गोवा की सीमा पर है। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है, इस झरने में कौन सी नदी का पानी बहता है? मेरी पैच लिखिए आप, कौन सी नदी का पानी बहता है? मांडवी नदी का पानी बहता है। मांडवी नदी का पानी इस झरने में बहता है। क्लियर? आप नेक्स्ट लिखोगे आप, आपसे बहुत मोटा क्वेश्चन पूछूंगा मेरे पैच आप। अब आप ये मत बोलना कि हमारे याद नहीं है। अब मैंने इस एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिख दिया है, आपसे पूछा है कि ये किसके समकालीन है, आपसे पूछा है कि इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, इसका कौन सा क्षेत्र है। 2 क्वेश्चन से पूछे हैं, आंसर स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल स्पीड के साथ लगाएं। अगर क्लास के साथ स्पीड के साथ पढ़ना चाहते हो आप तो क्लास के साथ बने रहिए। अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही स्लो रहना है, आगे नहीं बढ़ना है, जीवन में आगे नहीं बढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास को छोड़कर जा भी सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये क्लास वो क्लास है जो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती है, आपको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको इस बात का अंदाजा उन बच्चों को जरूर है जिन बच्चों ने बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो समझ गए हैं कि कहां से हमको क्या मिल सकता है, वो बड़े से बड़े एग्जाम को भी दें तो उनके लिए सब कुछ यही आता है, कहीं से कोई बाहर कुछ भी नहीं आता है। क्लियर? तो कई बार मैंने ऐसे कई बच्चे देखे कि सिविल की भी तैयारी करते हैं, कई लाख रुपए का पैकेज देकर आते हैं, और मेरे पास भी कई आए हुए हैं, उन्हें आर्टिकल 17 तक का भी नहीं बताया, आर्टिकल 21 तक का भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता है, और सिर्फ मेंस की परीक्षा के लिए मेंस को लिखवा दिया। बच्चे का बेस अच्छा नहीं है, 1 लाख रुपए रख लिया, पूरे ड्रॉवर में बंद करके रख दिया। तो मैंने उससे कहा कि मैं ही तुझे 3000 में, 4000, 5000 में तो मैं ही पढ़ा देते सारा ऑल सब्जेक्ट। मल्टी ब्रांड हूं मैं आपके लिए, आप जिस सब्जेक्ट को आप बोलोगे उस सब्जेक्ट को मैं आपको अच्छा करा दूंगा, आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे कहीं प्री एग्जाम देना या मेंस एग्जाम देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? देखिए आप, लेकिन बस शर्त यह है कि आपको मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं तो 10 पॉइंट आपको भी जोड़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, आपने वो ही रट लिया, आपने अपना माइंड को थोड़ा नहीं चलाया आगे के लिए। क्लियर? थोड़ा सा माइंड आपको भी चलाना है, थोड़ा वाइड होना है। 10 पॉइंट मैं बता रहा हूं, 10 पॉइंट आप उस सब्जेक्ट में जोड़ रहे हैं, आप उस पॉइंट पे जोड़ रहे हैं आप, तब मेरे पैचा आपकी परीक्षा पास हो जाती है, बड़े से बड़े एग्जाम पास हो जाते हैं। क्लियर? तो ज्यादा 1-2 लाख रुपया खर्च करने से भी ये नहीं कि आपने 1-2 लाख रुपया खर्च कर दिए कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तब मेरे प्यारे से पहले अपना प्लेटफॉर्म तो देख लो, अपना बेस तो देख लो कि कहां बेस है, क्या कर रहे हैं आप, कि बिल्कुल भागे जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आप, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा पेट का, आपको कहीं पर भी जाना है तो पहले अपना एनालिसिस कीजिए, अपना सब्जेक्ट देखिए कि आपको पढ़ना क्या है,
कम से कम एक एक बुक को 10-10 बार पढ़ के वहाँ जाइए। सब कुछ पढ़ने के बाद सब कुछ 60-70% खुद कवर करके जाइए। आपका बेस आपने एकेडमिक सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप जो बुक हैं वो मार्केट से बुक लेकर अच्छे से स्टडी करके जब जाओ आप जा रहे दौड़ लगा कर जा रहे, वहीं से सिलेबस लिया, वहीं 2 लाख रुपये जमा किए, चल दिया आप। ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप क्लियर? तो ऐसे तो बहुत बच्चे भीड़ चाले, भीड़ लगी पड़ी है, कहीं कुछ नहीं है। क्लियर? अगर आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, गाइडेंस करोगे, तो उससे पहले आप अच्छे से अपना आपको मजबूत करोगे। तो जहां गाइड की जरूरत पड़ेगी तब वहां जाना आप। अभी गाइड की कोई जरूरत नहीं है आपको, पहले आपका बेस ही अच्छा नहीं है, आप डायरेक्ट दौड़ लगा रहे हो आप कहीं के लिए भी। क्लियर? देखिए आप, पैसा कोई ऐसे नहीं आता है। पैसा बहुत पैसे की बहुत वैल्यू होती है। पैसे की वैल्यू को आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। आप ऐसे नहीं। धनवंतरी समकालीन किसके है? ये किसके समकालीन है मेरे प्यारे बच्चों? आप बहुत बच्चों ने लगा दिया चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन है। चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन है। और संबंध किससे है? ये डॉक्टर है, चिकित्सक है। ये डॉक्टर है, ये चिकित्सक है। लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, स्पीड के साथ लिखिए आप, स्पीड के साथ लिखना आप, बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्लियर? मैंने आपसे पूछ लिया पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों लगाइए आप। इसके लिए कोई एक पॉइंट, एक तो ये अपने वंश का सबसे पावरफुल राजा है, इसका एक वंश बता दो आप। मैंने आपसे पूछ लिया वंश बता दो आप। और इसने नर्मदा नदी पर किस राजा को हराया? नर्मदा नदी पर किस राजा को हराया? ऐसे क्वेश्चन को वो बच्चा पकड़ सकता है जिसने दिशा के प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, यहां पर देखिए आप, सेज मेरे पैचो देखिए आप, सेज। चलो दोबारा से लिखते हैं इसको। लिखिए आप सेज। सेज का फुल नेम बताइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। सेज क्या है? सेज अपना में क्या है? इसका फुल नेम अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों स्पीड से बताइए, इसका फुल नेम क्या बनता है? सेज। लिखिए आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लिखोगे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब क्वेश्चन है कि भारत में सेज कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हो आप। अब आप बोलोगे इसका पूरा कंटेंट चाहिए, तो पूरा कंटेंट मेरे पैचो एकदम नहीं मिल सकता एक्सप्रेस की क्लास के साथ। क्लियर? साइट के साथ जुटिए आप, ऑफलाइन क्लास में आइए आप, तो पूरा कंटेंट आपको हर टॉपिक का मिलता है, ये आप भी जानते हो आप। क्लियर? देखिए आप, सेज पारित कब हुआ? 2005 में पारित हुआ। 2005 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? 2006 में लागू हुआ। क्लियर? तो मेरे पैचो आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा, देखना आप। चलिए आप, बढ़िया कंटेंट। अभी मैंने पूछा आपसे कि भारत में कितनी वो टकसालें हैं जो कॉइन्स बनाती हैं। भारत में कितनी टकसालें हैं? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में। भारत में जो टकसालें, जो मिंट्स है, जहां सिक्के बनते हैं, टकसाल टोटल कितने हैं? तो अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। टकसाल मेरे प्यारे बच्चे 4 हैं। बहुत बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, यानी कोलकाता, और एक आपका मद्रास, और एक आपका हैदराबाद, एक आपका नोएडा। आपके नोएडा में भी टकसाल है, हैदराबाद, और एक आपका नोएडा। क्लियर? 4 शहरों में टकसाल है। तो इन टकसालों की जो गठन हुआ, कौन कौन सी सन में इनका गठन हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में इनकी सन लिख सकते हो आप। लिखिए आप सन इनके अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ टाइपिंग करें कि आप क्या सन इसमें लगाओगे। आप लगाइए आप। बहुत मेरे बच्चे लगा रहे हैं 1830। ये 1830 में है, एक 1903 में है, एक 1903 में है, एक 1950 में है, और नोएडा वाली जो टकसाल है आपकी 1989 में है, 1989 में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया कंटेंट बिल्कुल आपके सामने देखिए आप। नोट करें आप इसे। चलिए आप रब करते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा मिटा नहीं कोई बात नहीं। चलिए बताइए आप, प्रकाश का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए।
प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप। बहुत बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर। प्रकाश का जो संचरण होता है वो किस रूप में होता है? फोटान के रूप में होता है। फोटान के रूप में होता है। फोटान का भी क्वेश्चन मैं आपको कल भी विद स्पेस की क्लास में दिया था, तो वहां पर भी आप उससे देख सकते हो क्या लिखवाया था फोटान के बाद। फोटान क्या है? प्रकाश की ऊर्जाओं का क्या है? एक बंडल है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश नीचे आता है और किस रूप में संचरित किस में होता है? किस वे में आता है? विकिरण के द्वारा आता है, रेडिएशन द्वारा फैलता है, रेडिएशन द्वारा फैलता है। एक क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय वानिकी लिखिए आप, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान भारत में कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो आप अनुसंधान संस्थान कहां पर है। क्लियर? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा भी रहे हैं और स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारे बच्चे लगा रहे हैं झांसी, बिल्कुल सही लगाया आपने, ये बिल्कुल झांसी में है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट कंटेंट देखिए आप, बढ़िया कंटेंट आपके सामने मेरे पैर से देखिए आप। चलिए बताइए आप, डेनमार्क की राजधानी कहां पर है? डेनमार्क की राजधानी आपको बतानी है। फिनलैंड की राजधानी आपको बतानी है। अभी पीछे आपसे आपके एग्जाम में पूछी गई थी फिनलैंड की राजधानी। डेनमार्क, फिनलैंड, इक्वाडोर की राजधानी कहां पर है? इक्वाडोर की राजधानी कहां पर है? और अर्जेंटीना की राजधानी कहां पर है? बहुत मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल स्पीड के साथ इसमें टाइपिंग कर रहे हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। क्लियर? डेनमार्क, फिनलैंड, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। और लिख लोगे आप, और लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कोलंबिया की राजधानी कहां पर है? कोलंबिया की राजधानी बताइए। डेनमार्क की राजधानी बहुत मेरे बच्चे लगा रहे हैं कोपेनहेगन, बिल्कुल सही है। कोपेनहेगन विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिनलैंड की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? हेलसिंकी है, हेलसिंकी। नोकिया कौन से देश की कंपनी है? नोकिया कौन से देश की कंपनी है? फिनलैंड की कंपनी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो है। आपके यूपी पुलिस में भी आपसे पूछी गई थी। इक्वाडोर। कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी कहां पर है? इक्वाडोर में है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो मेरे पैसे लिखिए ब्यूनस आयर्स है। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा है, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी मेरे पैसे क्या है? बोगोटा है। तो मेरे पैसे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने आएगा, देखिए आप इसके बाद भी नोट कर लें आराम से। क्लास को छोड़ कर नहीं जाएं, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके सामने और भी आएंगे। ऐसे नहीं क्लास चल दी, आपको नींद आ रही है, डेटा खत्म हो रहा है। बहुत बच्चे देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है जीवन में कि जहां बच्चे बिल्कुल जहां उम्मीदें तोड़ देते हैं। जैसे अभी लाइव मॉर्निंग में क्लास हुई थी, तो उसमें बच्चों ने बहुत धैर्य खो दिया अपना। बच्चे धैर्य खो दिया कि सर चले गए, सर भाग गए, ये हो गया, सर अब नहीं आएंगे। तब मेरे पैचो मैं आपसे 4-5 महीने से यही बात बोलता आ रहा था कि जिस बच्चे ने अपने अंदर धैर्य रख लिया उसे जीवन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपसे सुबह भी बोला था कि आपका दिशा प्लेटफॉर्म पर जो टीम है, दिशा प्लेटफॉर्म पर जो सर आपको पढ़ा रहे हैं या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, तब मेरे प्यारे बच्चों हम आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, जा सकते हो तो आप हमें छोड़ के जा सकते हो, ये बिल्कुल सत्य है, ये कड़वा सत्य है, लेकिन हम आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको इस दिशा प्लेटफॉर्म पर ही हमेशा आपको यहीं आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप बिल्कुल चले जाओगे, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। आप जब भी आप हमारे सामने आओगे तब बिल्कुल हम आपको यहीं खड़े मिलेंगे, हम बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जा सकते। क्लियर? तो ये हमारा आपसे वादा भी है। आगे देखिए आप, बढ़िया कंटेंट। बहुत तो वापिस ही नहीं आए, जो चले गए, वापिस गए, जॉब पर गए, अब कभी मिठाई खिलाने भी नहीं आए और ये बोलते थे कि सर जी जब हमारी जॉब लगेगी तो इस दिशा
प्लेटफॉर्म के बाहर, दिशा कोचिंग के बाहर एक बहुत बड़ा टेंट लगेगा, एक बड़ा टेंट लगेगा, पूरा भंडारा होगा, ये होगा। आज वो फोन तक भी नहीं करते हैं ऐसे बच्चे भी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उनके घर का चूल्हा चल गया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो हमें याद करे या ना करे, लेकिन हमें वो बिल्कुल याद रहते हैं जिस टाइम वो यहाँ पढ़ने आते थे और किस कंडीशन में बच्चे पढ़ने आते थे, किस कंडीशन में हम उनको एडजस्ट करते थे। क्लियर। लेकिन आज वो ब्लैक चश्मे लगाकर बात नहीं करते हैं और कभी भी एक झूठे को भी फोन नहीं करते हैं, लेकिन मुझे खुशी बहुत रहती है क्योंकि उनका घर चल गया, जॉब लग गई है। बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। मिठाई वगैरह कोई भंडारा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए तो सिर्फ यही मिठाई है कि मेरे बच्चों का रोजगार उनको मिल जाए, उनके घर का चूल्हा चल जाए, उनका जो जीवन है, जो भविष्य है। मिडिल क्लास से बच्चे हमारे बिलोंग करते हैं, हम भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे आपके कोई फैक्ट्री नहीं, मैंने आपको कल भी परसों भी यही बात बताई थी। हमारे पास, हम मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, वो एजुकेशन है। इसके दम पर आप कहीं भी जा सकते हो। आप कोई मिलने आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सब अपने आप पे डिपेंड होता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को बदल देता है। क्लियर। तो सिर्फ मेरा आपसे अनुरोध ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। आपका सिलेक्शन ही सबसे पहली प्रायोरिटी है, आपका जीवन ही सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब परेशानी घर में और ज्यादा होंगी, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत दुख की भी बात होगी। क्लियर। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, कैसे भी करो, 10-12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ो। आप सबसे पहले अपनी जॉब लीजिए, उसके बाद हमें बहुत खुशी होगी, भाई फलाने का बच्चा, ये हमारा ये स्टूडेंट, ये इस गांव से, ये इस गांव से, तो वो मेरा प्यारा बच्चा लग गया। तो बहुत खुशी होती है। हम बाद में भी चर्चा करते हैं, उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, इतना उसका स्ट्रगल था, और वो बच्चा मेहनत नहीं करता था, भाई वो इसलिए नहीं लगा। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बाद में डिस्कस भी करते हैं जो बच्चे लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो आश्वासन भी देकर जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। मेरा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जहां पर भी वो क्लास को देख रहे हैं, आगे बड़े टेस्ट के लिए वो क्लास को वॉच करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए भी हमारे लिए हमेशा जीवन भर आशीर्वाद बना रहेगा। वो बच्चे जहां पर भी हैं खुश रहें, बढ़िया रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें और जीवन अपना सफल बनाएं और आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। देखिए आप एक क्वेश्चन और लास्ट में, चलो आज का क्वेश्चन छोड़िए, आप आज की क्लास सिर्फ इतनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको वीर एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है, तो आज की क्लास जिन बच्चों को पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप दिशा प्लेटफॉर्म के चैनल को आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आप धन्यवाद, गुड नाइट।